नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई कहानी अपराधी। वनस्थली के रंगीन संसार में अरुण किरणों ने इठलाते हुए पदार्पण किया और वे चमक उठी। देखा तो कोमल किसलय और कुसुमों की पंखुड़ियाँ वसंत पवन के पैरों के समान हिल रही थी। पीले पराग का अंगराग लगने से किरणें पीली पड़ गई थी। वसंत का प्रभाव था। युवती कामिनी मालिन का काम करती थी, उसका और कोई न था। वह कुसुम कानन से फूल चुन ले जाती और माला बनाकर बेचती। कभी कभी उसे उपवास भी करना पड़ता। वह यह काम न छोड़ती। आज भी वह फूले हुए कचनार के नीचे बैठी हुई अर्धविकसित कामिनी कुसुमों को बिना बेधे हुए फंदे देकर माला बना रही थी। भौरे आए, गुनगुना कर चले गए। वसंत के दूतों का संदेश उसने सुना। मलय पवन अंचल उड़ाकर रूखी लटों को बिखराकर हट गया। मालिनी बेसुध थी। वह फंदा बनाती जाती थी और फूलों को फंसाती जाती थी। ध्रुव गति से दौड़ते हुए अश्व के पद शब्द ने उसे त्रस्त कर दिया। वह अपनी फूलों की टोकरी उठाकर भयभीत होकर सिर झुकाए खड़ी हो गई। राजकुमार आज अचानक उधर वायु सेवन के लिए आ गए थे। उन्होंने दूर से ही देखा, समझ गए कि यह युवती त्रस्त है। बलवान अश्व वहीं रुक गया। राजकुमार ने पूछा, तुम कौन हो? कुरंगी कुमारी के समान बड़ी बड़ी आंखें उठाकर उसने कहा, मालिन, क्या तुम माला बेचती हो? हाँ। यहाँ का रक्षक तुम्हें रोकता नहीं? नहीं, यहाँ कोई रक्षक नहीं है। आज तुमने कौन सी माला बनाई है? यही कामिनी की माला बना रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? कामिनी। वाह, अच्छा, तुम इस माला को पूरी करो, मैं लौट कर इसे लूँगा। डरने पर भी मालिन ढीठ थी। उसने कहा, धूप निकल आने पर कामिनी का सौरभ कम हो जाएगा। मैं शीघ्र जाऊँगा, कहकर राजकुमार चले गए। मालिन ने माला बना डाली। किरणें प्रतीक्षा में लाल पीली होकर धवल हो चली। राजकुमार लौट कर नहीं आए। तब वह उसी ओर चली जिधर राजकुमार गए थे। युवती बहुत दूर गई होगी कि राजकुमार लौटकर दूसरे मार्ग से उसी स्थान पर आए। मालिन को न देखकर पुकारने लगे, मालिन, ओ मालिन। दुरागत कोलिल की पुकार सा वह स्वर उसके कान में पड़ा। वह लौटकर आई, हाथों में कामिनी की माला लिए। वह धन लक्ष्मी के समान लौटी। राजकुमार उस दी सौंदर्य का कुतूहल देख रहे थे। कामिनी ने माला गले में पहना दी। राजकुमार ने अपना शैशय उसियन खोलकर मालिनी के ऊपर फेंक दिया। कहा, जाओ, इसे पहन कर जाओ। आश्चर्य और भय से लताओं के झुरमुट में जाकर उसने आज्ञानुसार कैसेस वसन पहना। बाहर आई तो उज्ज्वल किरणें उसके अंग अंग पर हंसते हंसते लोटपोट हो रही थी। राजकुमार मुस्कुराए और कहा, आज से तुम इस कुसुम कानन की वनपालिका हुई। स्मरण रखना। राजकुमार चले गए। मालिनी कृतज्ञ विमुहित होकर मधुक वृक्ष के नीचे बैठ गई। बसंत बीत गया, गर्मी जलाकर चली गई। कानन में हरियाली फैल रही थी। श्यामल घटाएं आकाश में और शस्य शोभा धरती पर एक सघन सौंदर्य का सृजन कर रही थी। वनपालिका के चारों ओर मयूर घेर कर नाचते थे। संध्या में सुंदर उत्सव हो रहा था। रजनी आई। वनपालिका के कुटीर को तम ने घेर लिया। मूसलधार वृष्टि होने लगी। युवती प्रकृति का मदविलास थी। वह वनपालिका पर्णकुटीर के वातावरण में चकित होकर
देख रही थी। सहसा बाहर कंपित कंठ से शब्द हुआ, आश्रय चाहिए। वनपालिका ने कहा, तुम कौन हो? एक अपराधी। तब यहाँ स्थान नहीं है। विचार कर उत्तर दो, कहीं आश्रय न देकर तुम अपराध कर बैठो। वनमालिका विचारने लगी। बाहर से फिर सुनाई पड़ा, विलंब होने से प्राणों की आशंका है। वनपालिका निसंकोच होकर उठी और उसने द्वार खोल दिया। आगंतुक ने भीतर प्रवेश किया। वह एक बलिष्ठ युवक था। साहस उसकी मुखाकृति थी। वनपालिका ने पूछा, तुमने कौन सा अपराध किया है? बड़ा भारी अपराध है, प्रातः होने पर सुनाऊंगा। इस रात्रि में केवल आश्रय दो कहकर आतंकुत अपना अर्धवस्त्र निचोड़ने लगा। उसका स्वर विकृत और वदन नीरस था। अंधकार ने उसे और अस्पष्ट बना दिया था। युवती वनपालिका व्याकुल होकर प्रभात की परीक्षा करने लगी। सहसा युवक ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह त्रस्त हो गई। बोली, अपराधी, यह क्या है? अपराधी हूँ सुंदरी। अब की बार उसका स्वर परिवर्तित था। पागल प्रकृति पर्णकुटी को घेर कर अपनी हंसी में फूटी पड़ती थी। वह कर स्पर्श उन्मादकारी था। कामनी की धमनियों में बाहर के बरसाती नालों के समान रक्त दौड़ रहा था। युवक के स्वर में परिचय था, परंतु युवती वासना के कुतूहल ने भय का बहाना खोज लिया। बाहर कंकरपात के साथ ही बिजली कड़की। वनपालिका ने दूसरा हाथ युवक के कंठ में डाल दिया। अंधकार हंसने लगा। बहुत दिन बीत गए, कितने ही बरस आए और चले गए। वो कुसुम कानन जिसमें मोर सुख और पिक फूलों से लदी झाड़ियों में विहार करते थे, अब एक जंगल हो गया था। अब राजकुमार वहाँ नहीं आते थे। अब वे स्वयं राजा हैं। सुकुमार पौधे सूख गए हैं। उन्हें विशालकाय वृक्षों ने अपनी शाखाओं से जड़ लिया। उस गहन वन में एक कोने में पर्णकुटी थी। उसमें एक स्त्री और उसका पुत्र दोनों रहते थे। दोनों बहेलियों का व्यवसाय करते थे। उसी से उसका जीवन निर्वाहन होता था। पंछियों को फंसाकर नागरिक के हाथ वह बालक बेचा करता था। कभी कभी मृग शावक भी पकड़ ले आता। एक दिन वन पालिका का पुत्र एक सुंदर कुरंग पकड़कर नगर की ओर बेचने के लिए ले गया। उसकी पीठ पर बड़ी अच्छी बूटियाँ थी। वह दर्शनीय था। राजा का पुत्र अपने टट्टू पर चढ़कर घूमने निकला था। उसके रक्षक साथ में थे। राजपुत्र मचल गया। किशोर मूल्य मांगने लगा। रक्षकों ने कुछ देकर उसे छीन लेना चाहा। किशोर ने कुरंग का फंदा ढीला कर लिया। वह छलांग भरता हुआ निकल गया। राजपुत्र अत्यंत हठी था। वह रोने लगा। रक्षकों ने किशोर को पकड़ लिया। वे उसे राजमंदिर की ओर ले चले। वातायन से रानी ने देखा, उसका लाल रोता हुआ लौट रहा है। एक आंधी सी आ गई। रानी ने समाचार सुनकर उस बहेलिये के लड़के को बेतों से पीटे जाने की आज्ञा दी। किशोर ने बिना रोए चिल्लाए और आंसू बहाए बेतों की चोट सहन की। उसका सारा अंग क्षत विक्षत था। पीड़ा से चल नहीं सकता था। मृग्या से लौटते हुए राजा ने देखा। एक बार तो दया आई, परंतु उसका कोई उपयोग न हुआ। रानी की आज्ञा थी। वनपालिका ने राजा के निकल जाने पर किशोर को गोद में उठा लिया। अपने आंसुओं से घाव धोती हुई उसने कहा, आह, वे कितने निर्दयी हैं। फिर कई वर्ष बीत गए। नवीन राजपुत्र को मृग्या की शिक्षा के लिए लक्ष्य साधने के लिए वही नागरोपक्ष का व्रत स्थिर हुआ। वहाँ राजपुत्र हिरणों पर, पंछियों पर तीर चलाता। वनपालिका को अब फिर कुछ लाभ होने लगा।
किरणों को हाँकने से, पंछियों का पता बताने से कुछ मिल जाता, परंतु उसका पुत्र किशोर राजकुमार की मृज्ञा में भाग न लेता। एक दिन वसंत की उजली धूप में राजा अपने राजपुत्र की मृज्ञा परीक्षा लेने के लिए 16 बरस बाद उस जंगल में आए। राजा का मुंह एक बार विवर्ण हो गया। उस कुसुम कानन के सभी सुकुमार पौधे सूख कर लुप्त हो गए हैं। उसकी पेरियों में कहीं कहीं 2-1 अंकुर निकलकर अपने प्राचीन बीज का निर्देश करते थे। राजा स्वप्न समान उस अतीत की कल्पना कर रहे थे। अहेरियों के वेश में राजपुत्र और उसके समसेवक जंगल में आए। किशोर भी अपना धनुष लिए एक ओर खड़ा था। कुरंग पर तीर छूटे। किशोर का तीर कुरंग के कंठ को भेद कर राजपुत्र की छाती में घुस गया। राजपुत्र अचेत होकर गिर पड़ा। किशोर पकड़ लिया गया। इधर वनपालिका राजा के आने का समाचार सुनकर फूल खोजने लगी थी। उस जंगल में अब कामनी कुसुम नहीं थे। उसने मधुक और दुर्गा की सुंदर माला बनाई, यही उसे मिले थे। राजा क्रोध से उन्नत थे। प्रतिहिंसा से करकर बोले, मारो। वधिकों के तीर छूटे। वह कमनीय केलवेयर किशोर पृथ्वी पर लौटने लगा। ठीक उसी समय मधुक मालिका लिए वनपालिका राजा के सामने पहुंची। कठोर नियति जब अपना विधान पूर्ण कर चुकी थी, तब कामनी किशोर के शव के पास पहुंची। पागल सी उसने माला राजा के ऊपर फेंकी और किशोर के शव को गोद में उठा लिया। उसकी निश्चेष्ट आंखें मौन भाषा में जैसे माँ माह कर रही थी। उसने हृदय में घुस जाने वाली आंखें से एक बार राजा की ओर देखा और फिर देखा राजपुत्र का शव। राजा एक बार आकाश और पृथ्वी के बीच में हो गए, जैसे वह कहाँ से कहाँ चले आए। राजपुत्र का शोक और क्रोध वेग से बहती हुई बरसाती नदी की धारा में बुलबुले के समान बढ़ गया। उनका हृदय विषय शून्य हो गया था। एक बार सचेत होकर उन्होंने देखा और पहचाना अपना वही जीर्ण कौशे उन्नीर्ण कहाँ वनपालिका। राजा कामनी की आंखों में आंसू नहीं थे। यह कौन था? गंभीर स्वर में सिर नीचा किए वनपालिका ने कहा, अपराधी। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।